गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस ऑनलाइन प्लांट इकोलॉजी क्लास में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी, अर्थात समुदाय के मात्रात्मक गुणों के बारे में। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इन मात्रात्मक गुणों को, जो कि एक समुदाय के बारे में हमें विशिष्ट जानकारी देते हैं। जैसा कि हम इस शब्द से पहले से ही परिचित हैं, समुदाय या कम्युनिटी जो है उसका गठन होता है समष्टियों या पॉपुलेशंस के मिलने से। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि यह जो है अनेक जातियों के समूह जो प्राकृतिक भाग में एक दूसरे के साथ में परस्पर लाभप्रद परस्पर क्रिया करते हैं और सहनशीलता की अवस्था में रहते हैं, तो उसको समुदाय कहते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो समुदाय है वो विभिन्न समष्टियों से मिलकर के बनता है, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित होता है और एक दूसरे में आपस में ये जो सजीव हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो समुदाय जो है इसके कई गुण होते हैं, चाहे वो मात्रात्मक गुण की बात करें हम, या फिर जो है मात्रात्मक के अलावा हम दूसरे गुण देखें, चाहे गुणात्मक गुण देखें। तो इस तरीके से जो है इसके लक्षण या गुणों के द्वारा जो है हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे समुदाय के मात्रात्मक गुणों के बारे में, कि ये जो गुण हैं वो किस तरीके से समुदाय के स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो मात्रात्मक गुण किसे कहते हैं, ये तो हम जो है इसके नाम से ही अर्थ निकाल पा रहे हैं कि किसी भी समुदाय के ऐसे गुण जो मात्रा के रूप में प्रदर्शित जिनको किया जा सके, संख्या के रूप में जिनको प्रदर्शित किया जा सके, वो मात्रात्मक गुण कहलाते हैं या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये जो हैं देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पहला लक्षण है वो है फ्रेक्वेंसी या आवृत्ति। जैसा कि हम फ्रेक्वेंसी के बारे में जानते ही हैं कि फ्रेक्वेंसी को हम दूसरे शब्दों में बारंबारता भी कहते हैं। एक तरीके से किसी चीज़ की उपस्थिति की प्रायिकता जो है उसे हम बारंबारता या आवृत्ति भी कहते हैं। तो ठीक वैसे ही किसी भी प्लांट कम्युनिटी में या किसी भी एनिमल कम्युनिटी में जो है हमें आवृत्ति के द्वारा किसी भी समुदाय की स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो जाती है। तो फ्रेक्वेंसी जो है इसके द्वारा हम पादपों के वितरण को जान सकते हैं कि किसी पादप समुदाय में एक प्रजाति के पौधे समान रूप से वितरित हैं या असमान रूप से वितरित हैं। किसी भी समुदाय के अंदर ये फ्रेक्वेंसी जो है या आवृत्ति जो है वो एक निश्चित जो नमूना इकाई होती है जो हम क्वाड्रेट के रूप में लेते हैं, उसमें बताती है कि प्रायिकता जो है वो क्या है पादपों के पाए जाने की। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको बताया मैंने अभी कि किसी नमूना इकाई को लेते हैं, जैसे कि वो क्वाड्रेट हो सकता है, ट्रांसेक्ट हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। इस तरीके की जो नमूना इकाई होती हैं, सैंपल यूनिट्स जो होती हैं, उनका चुनाव किया जाता है। इनमें से सबसे जो प्रमुखता से काम में ली जाने वाली सैम्पलिंग यूनिट है वो है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट जो है एक कह सकते हैं कि एक जो है ये सैम्पलिंग यूनिट होती है जो कि चौकोर साइज की होती है, वर्गाकार आकृति की जो है एक विशिष्ट ये सैम्पलिंग यूनिट होती है। अगर हम इसको देखें तो जैसे मान लीजिए हमने 1 मीटर लंबाई इंटू चौड़ाई का एक इस तरीके से वर्ग ले लिया और उसमें स्थित पादपों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इस सैम्पलिंग यूनिट को हम क्वाड्रेट कहते हैं। अर्थात एक वर्ग जो है, एक वर्ग आकार सैम्पलिंग जो यूनिट है हमारी वो क्वाड्रेट कहलाती है। तो इसमें जो है क्वाड्रेट में हम पादपों का अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक क्वाड्रेट के अंदर कौन कौन से स्पीसीज के पौधे किस किस संख्या में उपस्थित हैं। क्वाड्रेट का जो निर्धारण है, मिनिमम साइज का निर्धारण और साथ ही कितने क्वाड्रेट डाले जाएं, उसकी संख्या का निर्धारण भी जो है हम अलग विधियों से करते हैं। इसका एक तरीका होता है कि कितने क्वाड्रेट जो है किसी क्षेत्र में डालने चाहिए और किस साइज़ का जो है न्यूनतम साइज का क्वाड्रेट हमें डालना चाहिए। इसकी चर्चा हम किसी अलग से वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेक्वेंसी। तो इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेक्वेंसी को कि
किसी पादप समुदाय में जो है अनेक कोऑर्डिनेट बना करके किसी विशेष प्रजाति की हम उपस्थिति देखते हैं और इसको हम प्रतिशत मात्रा के रूप में व्यक्त कर देते हैं आवृत्ति को। इसको ही हम आवर्ती प्रतिशत या प्रतिशत आवर्ती कहते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आवर्ती प्रतिशत बराबर होता है नमूने इकाई अर्थात कोऑर्डिनेट की संख्या जिसमें जाति उपस्थित है बटे कोऑर्डिनेट की कुल संख्या और इनटू 100। इससे जो है हमारी आवर्ती प्रतिशत में निकल जाएगी। इसको एक हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान ली जाए हमने किसी पादप समुदाय के अध्ययन के लिए 10 कोऑर्डिनेट काम में लिए। ठीक इस तरीके से हम जो है 10 कोऑर्डिनेट काम में लें और 10 कोऑर्डिनेट में से मान लीजिए कि 6 में वो जाति उपस्थित पाई जाती है, तो इसकी जो आवर्ती निकलेगी वो 6/10 गुना में 100 अर्थात 60% आवर्ती निकलेगी। तो इस तरीके से जो है हम आवर्ती निकाल सकते हैं कि कोई भी जो विशेष पादप जाति है वो डाले गए कुल कितने कोऑर्डिनेट में से कितने में उपस्थित है वो जो है आवर्ती प्रतिशत के रूप में निकल जाता है। जैसे कि हम एक स्पेशल साइज का कोई भी विशेष जो साइज का कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं किसी विशेष क्षेत्र के अंदर, तो उसमें हमने देखा कि कोई प्लांट स्पीसीज, जैसे कि हम बात करें एडाटोडा वैसिका की ही बात करें, तो सपोज करिए जैसे कि एडाटोडा वैसिका हमने 10 कोऑर्डिनेट डाले, 10 में से 9 में यदि उपस्थित पाया गया तो उसकी जो आवर्ती प्रतिशत होगा वो 90% होगा। और इस 90% आवर्ती से ये शो हो रहा है कि ये जो पादप हैं वो किसी जिस इलाके में हम कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं उसमें ये लगातार पाए जा रहे हैं या फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं, इनकी आवर्ती बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये सभी जगह पर जो है हमें वो पाए जा रहे हैं। तो इससे हम एक वितरण का या डिस्ट्रीब्यूशन जो है पादपों का उसके बारे में जो है पता लगा सकते हैं। और इस आवर्ती के प्रतिशत के आधार पर ही जो है रोनकियर के द्वारा 5 विभाग बनाए गए हैं विभिन्न जातियों को, जो कि आवर्ती के अनुसार उनको हम विभागों में बांट देते हैं। ये रोनकियर का जो है आप देख सकते हैं कि ये विभाग हैं रोनकियर के, आवर्ती वर्ग जिनको हम कहते हैं, ये प्रतिशतता के आधार पर हैं, जिसमें से 0 से लेकर के 20% आवर्ती जो है उसको वर्ग ए में रखा गया है। 21 से लेकर 40% आबादी को जो है वर्ग बी, ठीक इसी प्रकार से सी है। 41 से 60% वालों का, 61 से 80 वालों का ग्रुप डी, और ये जो है 81 से 100% आवर्ती जिनकी रहती है उनको ई वर्ग में दिया रखा गया है। इस रोनकियर के द्वारा दिए गए जो प्रतिशतता के आधार पर आवर्ती वर्ग हैं, इनसे हम किसी भी समुदाय की तुलना कर सकते हैं और इनसे जो है हम महत्वपूर्ण जानकारी किसी भी पादप समुदाय के बारे में निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ए वर्ग की बात करें हम, तो ए वर्ग में आप देख पा रहे हैं कि 0 से 20% जो आवर्ती वाले हैं पादप वो वर्ग ए में आते हैं। तो इसमें जो पादप आएंगे उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ये पादप जो है वो किसी भी क्षेत्र में कहीं कहीं पर उपस्थित हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो है इनकी जो वितरण है वो एक तरीके से कह सकते हैं कम है। दूसरा जो है कि घनत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर से आवर्ती के बाद में, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो घनत्व या डेंसिटी, जैसा कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में भी इस शब्द को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। घनत्व जैसा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी शहर विशेष का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, किसी का कम है। तो यहाँ भी जो है घनत्व का वही जो है अर्थ है। घनत्व का अगर हम अर्थ देखें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर किसी जीव की जो संख्या निवास करती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अर्थात किसी समुदाय में एक जाति के जीवों की किसी इकाई क्षेत्र में संख्या उसका घनत्व कहलाती है। इकाई क्षेत्र में कितने जीव जो है रहते हैं वो घनत्व कहलाती है। घनत्व
किसी जैव समुदाय की जाति की संख्यात्मक क्षमता को निरूपित करता है, अर्थात किसी जाति की संख्या किसी स्थान विशेष पर कितनी है, ये घनत्व के द्वारा जो है हम बताते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम दें, सपोज करिए मनुष्य के संदर्भ में हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए कि दिल्ली के क्षेत्र में 11,000 प्रति वर्ग किलोमीटर का यदि डेंसिटी है मनुष्य के मामले में, तो इसका अर्थ ये हो गया कि उस क्षेत्र में 1 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें 11,000 लोग रहते हैं। तो ठीक वैसे ही जो है इस प्लांट्स कम्युनिटी या कोई भी एनिमल कम्युनिटी के संदर्भ में हम घनत्व निकाल सकते हैं। तो ये जो घनत्व है, जैसा कि आपको बताया कि ये संख्यात्मक क्षमता को बताता है, किसी जाति जो है समुदाय के अंदर उसकी संख्यात्मक क्षमता को बताता है कि कितना जो है संख्या इस जाति की पाई जाती है। और जब इसको हम आवर्ती के साथ घनत्व को जोड़ देते हैं तो किसी भी जाति के वितरण का हम जो है एक तरीके से सही ज्ञान ले पाते हैं। ये जो घनत्व है वो किसी जाति के जीवों में पाए जाने वाले संघर्ष की भी जानकारी देता है, क्योंकि जो है जितनी ज़्यादा संख्या किसी क्षेत्र विशेष में पर्टिकुलर स्पीसीज की होती है वहाँ पर उतना ही ज़्यादा संघर्ष जो है वो पाया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि एक निश्चित क्षेत्रफल वाला ये कोई क्षेत्र है, ये जो है दूसरा भी लगभग उसी आकार का क्षेत्र है। एक में जो है किसी भी पादप स्पीसीज के 10 प्लांट पाए जाते हैं, दूसरे उसी क्षेत्र में अगर उसी प्लांट स्पीसीज के 100 पादप पाए जाते हैं, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो घनत्व है वो 100 वाले का काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 10 गुना जो है घनत्व है इसका। तो यहाँ पर चूँकि जीवों की संख्या ज़्यादा है तो ऐसे में यहाँ पर संसाधनों के लिए जो संघर्ष होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग अगर हम ये कह दें कि संसाधन भी दोनों जगह पर बराबर हैं, तो ऐसे में जहाँ पर 100 की जो संख्या है, 100 की संख्या में जहाँ जीव पाए जाते हैं वहाँ पर हमें संघर्ष जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और 10 वाली जगह पर जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे में जो घनत्व है वो किसी भी जाति के जीवों में पाए जाने वाला जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है या संघर्ष है एक दूसरे के प्रति जो है वहाँ पर भोजन के लिए, आवास के लिए, अन्य चीज़ों के लिए कितना संघर्ष देखने को मिलता है, तो इसकी जो है संपूर्ण जानकारी हमें ये घनत्व दे देता है। इसको हम जो है इस एक सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र आप देख ही सकते हैं कि अध्ययन किए गए सभी कोऑर्डिनेट्स में एक जाति के जीवों की कुल संख्या और बटे अध्ययन किए गए कोऑर्डिनेट की कुल संख्या, ये जो घनत्व का सूत्र होता है। यहाँ पर हमें संख्या लेनी है। आवृत्ति में हम कोऑर्डिनेट की संख्या ले रहे थे कि कितने कोऑर्डिनेट में से जो है कितने में वो उपस्थित किसी जाति पाई गई। जैसे वहाँ पर तो हम ये देख रहे थे कि 10 कोऑर्डिनेट हमने डाले और 10 में से सपोज करिए कि 8 कोऑर्डिनेट में कोई स्पीसीज उपस्थित है, तो उसकी जो प्रतिशत आवृत्ति निकलेगी वो 80% निकलेगी। यहाँ पर हमें अध्ययन किए गए जो सभी कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जीवों की कुल संख्या देखनी है। इसको एक उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट स्पीसीज हम लें, सपोज करिए कि केसिया टोरा है। केसिया टोरा की बात की जाए तो केसिया टोरा को स्टडी करने के लिए सपोज करिए कि 10 जो है कोऑर्डिनेट किसी भी क्षेत्र में डाले गए और इसमें टोटल जो संख्या हमें केसिया टोरा के पादपों की मिलती है, सपोज करिए कि ये 90 मिली, तो इसका जो घनत्व होगा वो 9 आएगा। 9 अर्थ और जो 9 प्रति जो भी हमने क्षेत्र लिया है उसके हिसाब से आएगा। ठीक दूसरे उदाहरण में हम देखें, मान लीजिए हमने 10 कोऑर्डिनेट डाले और 10 में जो है किसी जाति के पौधों की संख्या 2 से निकली, तो ये जो है 20 आएगा। इस तरीके से हम घनत्व को जो है निकाल सकते हैं और घनत्व से जो है हमें जानकारी मिल जाएगी कि एक तरीके से कितनी संख्या में क्षेत्र विशेष में जीव जो है पाए जाते हैं। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी फील्ड वर्क में समझ सकते हैं। और ये बीएससी की जो कक्षा हैं जिसमें प्लांट इकोलॉजी का पेपर चलता है, तो उसमें प्रैक्टिकल के रूप में भी जो है हम ये करवाते हैं। घनत्व, एविडेंस,
फ्रेक्वेंसी इनको निकलवाते हैं, साथ ही मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण क्वांटिटिव करैक्टर्स है वह है प्रचुरता या बाहुल्यता, जिसे इंग्लिश में हम एबुडेंस कहते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि नाम से ही अर्थ पता चल रहा है, प्रचुरता या बाहुल्यता के मायने हो गए कि कोई भी पादप स्पीसीज कितनी अधिक मात्रा में पाई जा रही है, कितना उसका बाहुल्य है, एबुडेंस है। तो यह जो है किसी भी जाति के जीवों की वह संख्या होती है जो क्वाड्रेट में उपस्थित होती है। इसे निकालने के लिए देखिए हम निम्न सूत्र का सहारा लेते हैं। क्वाड्रेट्स जो हमने डाले हैं उनमें हम ये देखते हैं कि कितने क्वाड्रेट में ये जाति उपस्थित है, और उन जिनमें उपस्थित है उनमें हम संख्या की गणना कर लेते हैं। जैसे कि इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हमने किसी भी स्पीसीज के अध्ययन के लिए 10 क्वाड्रेट डाले हैं। वो स्पीसीज सपोज करिए आप कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि एक्लाइफा इंडिका हो सकता है। एक्लाइफा इंडिका के स्टडी करने के लिए हमने 10 क्वाड्रेट डाले, और 10 में से ये जो पादप जाति है मान लिया जाए कि ये 7 में उपस्थित है, और 7 जो क्वाड्रेट में जिनमें उपस्थित है उसमें इसके पौधों की संख्या हम मान लेते हैं कि 70 जो है काउंट करने पर आती है। तो ऐसे में जो बहुलता निकालने के लिए हम 70 में 7 का जो है भाग लगा देंगे, तो ऐसे में ये जो संख्या आएगी वो आएगी 10। तो ये जो है बहुलता जो आएगी वो 10 प्रति क्वाड्रेट आ जाएगी। तो इससे जो है हमें ये पता लग रहा है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में वो जाति उपस्थित है तो वो किस संख्या में उपस्थित है, उसका बाहुल्यता वहाँ पर कितनी कितनी प्रचुरता है जहाँ पर वो उपस्थित है। जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर तो प्रचुरता उसकी बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जहाँ पर है तो वहाँ पर वो कितनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर संख्यात्मक पैमाना लिया है कि जहाँ जिस क्वाड्रेट में वो उपस्थित है तो वहाँ पर उसके कितने पौधे पाए जा रहे हैं। जैसे कि 2 पौधे पाए जा रहे हैं या 20 पौधे पाए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है अगर 20 पौधे पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी प्रचुरता जो है वो ज़्यादा है। 2 पाए जा रहे हैं तो उसकी प्रचुरता या बाहुल्यता बहुत ही कम है। 1 पाया जा रहा तो लगभग बहुत ही कम है, नगण्य है। तो इस तरीके से हम प्रचुरता या बाहुल्यता से भी किसी समुदाय के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इन सभी क्वांटिटिव करैक्टर्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और किसी भी प्लांट कम्युनिटी का स्टडी करने के लिए इन सभी का जो है हम सहारा लेते हैं, तभी जा कर के हमें पूर्णतः जानकारी मिल पाती है। चाहे प्लांट कम्युनिटी हो सकता है या कोई जो है एनिमल कम्युनिटी हो सकता है, सभी के संदर्भ में जो है ये चीज़ें काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट जो आता है प्लांट कम्युनिटी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण गुण, कवर एंड बेसल एरिया। ये जो कवर है जिसको हम ढका हुआ क्षेत्र भी कहते हैं, और दूसरा है बेसल एरिया जिसको हम आधारभूत भाग भी कहते हैं। समुदाय की सही जानकारी लेने के लिए आवर्ती, घनत्व, बहुलता के साथ साथ शिखर आवरण और आधारी आवरण भी महत्वपूर्ण है। कवर का जो शब्द का प्रयोग है हम पादप के भूमि के ऊपर वाले भाग के लिए कवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक इस तरीके से पादप का निर्माण करें तो ये जो पूरा इसका क्षेत्र है, अगर हम इस तरीके से इसको ज़मीन पर देखें तो ये जो पूरा एरिया है इसका यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम कहते हैं कवर। और ये जो कवर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये कवर वही भाग होता है जो कि भूमि के ऊपर पौधे के भाग जैसे पत्तियाँ, तना, पुष्पक्रम इनके द्वारा ढका हुआ होता है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है किसी भी पादप समुदाय के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई शाकीय पादप है छोटा तो उसका कवर बहुत कम होता है, जबकि एक जो बड़ा वृक्ष है जैसे कि बरगद हो गया, नीम है या फिर आम है, इनका जो कवर भाग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो बेसल एरिया या आधारभूत क्षेत्र की बात करें तो आधारभूत क्षेत्र जो है वास्तव में भूमि का वह भाग होता है जिसमें जो तना है वो भूमिगत रहता है। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि ये कोई जो है एक ट्री है
तो इसमें ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें तने ने ज़मीन का जो भाग घेरा हुआ जिसमें वो घुसा हुआ है, तो इस वाले जो भाग को हम कहते हैं बेसल एरिया जो है इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें तना जो है वो लगा हुआ होता है। और इसको नापने के लिए हम जो है बेसल एरिया और कैलिपर्स, रेखा अवरोधक आदि को काम में लेते हैं। ठीक वैसे ही जो है पहले वाले को नापने के लिए हम चार्ट, क्वाड्रेट, पंक्ति अवरोधक आदि का जो है काम में लिया जाता है। तो इस कवर और बेसल एरिया के द्वारा हमें जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाती है किसी भी पादप समुदाय के बारे में, और हम किसी भी स्पीसीज को लेकर के ये देख सकते हैं कि इस स्पीसीज ने जो है कितना एरिया कवर कर रखा है, कितना बेसल एरिया जो है कवर कर रखा है। और इसमें जो है एक बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि शाकीय पौधे जो होते हैं उनका जो कह सकते हैं कि जो कवर होता है वो ज़्यादा होता है, बेसल एरिया भी ज़्यादा होता है। जो छोटे पौधे होते हैं उनका बहुत कम होता है। जैसे घास की बात करें तो उनका जो कवर क्षेत्र होगा वो बहुत ही कम होता है, बेसल एरिया भी बहुत कम होता है। तो ऐसे में इससे भी जो है किसी भी पादप समुदाय के अंदर किसी जाति विशेष की क्या जो भूमिका है उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। क्योंकि हम अगर संख्यात्मक हिसाब से देखें तो किसी घास का पौधा जो है वो भी एक हो सकता है और एक नीम का जो पौधा है वो भी एक होता है। तो दोनों के लेकिन जो एक कह सकते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में और उनकी जो एक समुदाय के अंदर जो भूमिका है उसमें दोनों में बड़ा फ़र्क जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो गुण है वो है डोमिनेंस का या प्रभाविता का। प्रभाविता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी स्पीसीज जो है किसी पादप समुदाय में डोमिनेंट हो सकती है, प्रभावी हो सकती है औरों के ऊपर। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण लक्षण है किसी भी पादप समुदाय का। और ये जो लक्षण है वो पादप समुदाय में एक प्रजाति के सापेक्ष महत्व को जो है वो दर्शाता है, या हम ये कहें कि ये जो है हमें ये बताता है कि किसी स्पीसीज अन्य के तुलनात्मक कितना महत्व रखती है, सापेक्ष महत्व कितना जो है रखती है, उसके जो है ये प्रदर्शित करता है प्रभाविता या डोमिनेंस। डोबेनमायर ने इसे एक विश्लेषणात्मक जो है गुण कहा है। हालांकि जो है और वैज्ञानिकों ने इसको एक संश्लेषणात्मक लक्षण माना है। परिस्थिति के दृष्टिकोण के आधार पर पादप समुदाय में उपस्थित सभी प्रजातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि किसी भी प्लांट कम्युनिटी के अंदर जो है अगर हम देखें तो कई तरीके के जो है पौधे हमें मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी जाति विशेष के जो है डोमिनेंस हो सकती है। जैसे कि किसी घास के मैदान में बात करें हम, तो किसी घास के मैदान में कोई एक जो वृक्ष है वो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है नहीं रखता है। ठीक इसी तरीके सघन वन में मान लीजिए कोई एक शाकीय पौधा है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो इनमें जो है अगर हम प्रभाविता को देखें तो प्रभाविता से जो है हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी समुदाय विशेष के अंदर जो है किसी पादप जाति की जो बाहुल्यता होती है उसका एक अपना विशेष महत्व होता है, जबकि उसी किसी पादप समुदाय में अगर एक दो की संख्या में कोई और स्पीसीज हैं तो उनका महत्व उतना नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रधानता सूचक लक्षणों में जो कैनोपी कवर है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो थे सभी की सभी जो है किसी समुदाय के मात्रात्मक गुण जो कि उसकी संरचना के एक तरीके से कह सकते हैं कि विवरण में काम में लिए जाते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।